Hi dear, welcome to my channel Lex Prep, and in this particular video I am going to discuss about the Evidence Act. Now this is the first video of Evidence Act, so it is going to be a brief description on Evidence Act, and you see that there are three parts in the Evidence Act. कितने parts हैं हमारे Evidence Act में? हमारे पास 3 parts हैं. इन 3 parts को जो चैप्टराइजेशन किया गया है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 1 से चैप्टर 2 तक, ऑन प्रूफ चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक, और प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस चैप्टर 7 से चैप्टर 11 तक का किया गया है. अब चैप्टर्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर्स हैं 11 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट्स हैं इस एविडेंस एक्ट में, इनको किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है. जिसमें से चैप्टर 2 जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखे जाते हैं. तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एडमिशंस. और एडमिशंस जब डील करता है तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं उनको परव्यू में लिया जाता है. तो स्टेटमेंट्स पहली बार जो सेक्शन बात करेगा, कुछ ऐसे लोगों द्वारा स्टेटमेंट्स बात करेगा जिनको विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया जा सकता है, तो उनको कितना उनका पोर्शन, उन स्टेटमेंट्स का कितना पोर्शन रेलेवेंट है हमारे लिए, और कितना पोर्शन स्टेटमेंट का, किसी के भी बयान का कितना वो हिस्सा है जिसको कि प्रूव करने की ज़रूरत है. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये रिटन स्टेटमेंट की बात हो रही है कि ओरल स्टेटमेंट की बात हो रही है. तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम पर्टिकुलरली एडमिशंस को इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे, वहाँ पे हम आपको ये चीज़ बताएंगे. लेकिन फ़िलहाल अभी हम समझना है कि चैप्टराइजेशन किस तरीके से हुआ है. उसके बाद कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, फिर जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलेवेंट, थर्ड पर्सन के ओपिनियंस कब रेलेवेंट हैं. और ये थर्ड पर्सन के ओपिनियन वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे मैंने काफ़ी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, ये आपके लिए रेप केसेस में जब आप करोगे, सीआरपीसी को आप पढ़ते हो, सेक्शन 375 से आईपीसी से रिलेट करके सीआरपीसी के प्रोविजंस और एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है. फिर उसके बाद 11 चैप्टर्स हैं जिनमें चैप्टर 3 में बात करता है ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. फिर चैप्टर 41 ओरल एविडेंसेस की बात करता है. इसका मतलब जो चैप्टर 2 के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, लार्जली वो रिटन स्टेटमेंट्स होंगे. हम एडमिशंस की बात कर रहे हैं उसमें. चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है. चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है कि कहाँ कहाँ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की रिक्वायरमेंट है और आपको ओरल एविडेंस इज़ नॉट सफिशिएंट. चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है. चैप्टर 8 एस्टोपल की बात करता है, तो ये एस्टोपल वाला पार्ट मेंस एग्जामिनेशन में देखा जाता है. चैप्टर 9 विटनेसेस के बारे में बात करता है और फिर उनका एग्जामिनेशन, और तब क्या करें अगर एडमिशंस इम्प्रॉपर हैं या एविडेंस को रिजेक्ट करना है तो उसके प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं. तो ये आप अगर बहुत छोटा सा एक्ट है. कहा जाता है कि अगर आपको क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको एविडेंस एक्ट को पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पढ़ना चाहिए, और जब आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाए तो फिर आप देखिए कि किस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, क्योंकि वो ईजी होता है आपके लिए समझना. ऑफेंसेस की डेफिनेशन है, उनकी पनिशमेंट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. टेक्निकल एस्पेक्ट होता है प्रोसीजरल लॉ. अब इसमें हम सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, और चैप्टर 2 जब है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल समझ में आएंगी. ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 5. अब सेक्शन 5 को आप मेरे साथ साथ रीड करिए. सेक्शन 5 का हेड नोट कहता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स. मतलब एविडेंस सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए दिया जाता है, ऐसे फैक्ट्स जो कि इशू में हैं, दूसरे जो फैक्ट्स रेलेवेंट हैं. तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाता है अक्सर कि कौन कौन से चीज़ों के लिए एविडेंस दिया जा सकता है. ऑप्शंस में ए फैक्ट्स इन इशू, बी रेलेवेंट फैक्ट्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव. ऑलराइट, नाउ कहाँ कहाँ एविडेंस दिया जाएगा, तो किसी भी सूट में दिया जा सकता है. यानी कि ये जो एविडेंस एक्ट है ये सिविल प्रोसीजर्स को भी डील करता है. किसी भी प्रोसीडिंग में दिया जा सकता है कि मतलब क्रिमिनल अगर कोई प्रोसीडिंग है या क्रिमिनल लॉ है उसमें भी एविडेंस एक्ट को इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा. ऑफ द एग्जिस्टेंस किसी के होने के लिए, ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस किसी के ना होने के लिए, ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू.
करेक्ट। एविडेंस मे बी गिवन है, ये आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे दिया गया है एविडेंस मे बी गिवन, नॉट शैल बी गिवन, मे बी गिवन ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू दैट कैन प्रूव कि ये ऐसा हुआ था और या ये प्रूव कर दे कि ऐसा नहीं हुआ था. सो एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस इज प्रूव्ड. ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो द कैच फॉर यू, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस. एंड कहता है प्लस साथ ही साथ such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others, which means that these relevant facts, the categorization of what would be relevant, right, is particularly given in Evidence Act. Facts in issue can be determined by a court of law depending on the factual circumstances that are presented to it, but what facts are relevant are exactly defined in Evidence Act. So as an advocate, it is very, very technical for us to establish before a court of law that these facts are very, very relevant and court has to give a perusal to them. So explanation tells you further ahead that this section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. Now, in this, if you notice, you will find that there is some conjecture with constitutional law. You cannot give evidences against yourself. So, you are disentitled to prove anything, all right, by virtue of any law. So, by constitution, you cannot give evidences against yourself. I think section 5 explanation also is related to civil procedure also, and is related to somewhere has been defined in constitution also, but nonetheless from where MCQs are most asked we need to focus over there also, because यार देखो ये बेयर एक्ट की रीडिंग है, बेयर एक्ट की रीडिंग में हम बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे. जो स्टूडेंट्स बेयर एक्ट की रीडिंग करते हैं पहले उनको बेयर एक्ट समझना पड़ेगा, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इन लेक्चर्स को ख़त्म करना है और बेयर एक्ट की रीडिंग को करना है. करेक्ट, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो. अब इलस्ट्रेशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. देखिए इसमें ए और बी दो इलस्ट्रेशन है, हमारे लिए ध्यान से पढ़ना है हमें. ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब, मतलब रॉड से, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिम डेथ, मतलब उसका इंटेंशन था डेथ कॉज करने का और उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है. ठीक है, अब ए के ट्रायल में क्या क्या चीज़ें फैक्ट्स इन इशू हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें फैक्ट्स इन इशू हो सकती हैं. तो ए इज़ बीटिंग विद द क्लब, क्या ए ने बी को मारा डंडे से, किससे, डंडे से, तो ये एक तरह का एक्शन है. ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, तो उससे रिलेटेड जो आउटकम है. और ए इज इंटेंशन टू कॉज बीट डेथ, ये इंटेंशन, जो इंटेंशन की बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें फैक्ट्स इन इशू हैं, यानी कि क्या ऐसा हुआ, ठीक है, कुछ हुआ तो उससे आउटकम क्या आया और उसके पीछे का उद्देश्य यानी इंटेंशन क्या था, मनोभावना, नॉट उद्देश्य, उद्देश्य इज ऑब्जेक्ट, मनोभावना. ठीक. दूसरा कहता है अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम एंड हैव रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन. ऑलराइट, अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ अ केस अ बॉन्ड ऑन विच और रिलाइज, एक बॉन्ड लेके नहीं आया वो कोर्ट के सामने. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings otherwise than in accordance with the conditions prescribed by CPC. इसका मतलब आप समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर एक सिविल सूट में आपको कोर्ट के सामने एक बॉन्ड प्रोड्यूस करना था, जिस बॉन्ड पे आप रिलाई कर रहे हो और आप वो कोर्ट की फर्स्ट इंस्टेंस में लेके नहीं आ पाए, तो ये जो सेक्शन है रेलेवेंट सेक्शंस, क्यों हम रेलेवेंट सेक्शंस पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के लिए, इन रेलेवेंट फैक्ट्स के लिए, इन फैक्ट्स इन इशू के लिए कोर्ट को स्टैट्यूटरी परमिशन है कि वो एविडेंसेस अलाउ करे. तो अगर आप एक सिविल सूट में किसी बॉन्ड के ऊपर रिलाई कर रहे हो और वो बॉन्ड आप कोर्ट के सामने पहली डेट में लेके नहीं आ पाए, तो कोर्ट क्या करेगी? ऐसे बॉन्ड को एविडेंस की तरह नहीं मानेगी, और अगर मानेगी तो उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से मानेगी जो कि CPC में प्राइमरीली डिफाइन किए हुए हैं. तो ये ए ऑप्शनल जो है आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में बताता है
और बी इलस्ट्रेशन जो है वो आपको सीपीसी में कब कब रेलेवेंट जो फैक्ट्स हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उससे लिए एविडेंसेस नहीं लिए जाएंगे, वो बताता है। सेक्शन 6 की बात करो तो हमने सेक्शन ए को अगर हम सिंपली सेक्शन 5 जो है अगर हम उसमें बात करें तो एविडेंस जो है वो मे बी लिया जा सकता है। किसके लिए? फैक्ट्स इन इशू के लिए, और किसके लिए लिया जा सकता है? रेलेवेंट फैक्ट्स के लिए, ठीक। ये फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं ये दोनों चीज़ें कहाँ देखी जाएंगी? तो एक प्रोसीडिंग्स में देखी जा सकती हैं, किसी भी प्रोसीडिंग्स में देखी जा सकती हैं, या दूसरा किसी भी सूट में देखी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? इस सेक्शन 5 में हमने क्या देखा? क्या प्रूफ करेगा? What will be proved? What will they prove? Existence और नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक। और इसके पीछे हमने इलस्ट्रेशंस जो देखे, इलस्ट्रेशंस का अगर हम नोट बनाएं तो हम इलस्ट्रेशन ए में लिखेंगे कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या तीन चीज़ें देखी जाएंगी? किसी का एक्ट, उससे होने वाला आउटकम, और उससे के पीछे छुपी मनोभावना। ये सब क्या हैं? ये हैं फैक्ट्स इन इशू, ठीक। उसके बाद इलस्ट्रेशन बी जो हमने देखा वो एक सिविल सूट के ऊपर था। सिविल सूट में कह रहा है जो बॉन्ड है must be presented at the first hearing for its evidence। का मतलब साफ साफ है, कॉमन सेंस की बात है कि इसका एविडेंस कोर्ट ले पाए, इसलिए आपको बॉन्ड को पहले इंस्टेंस में पुश करना है। बहुत सिंपल सा सेक्शन है पर बहुत एसेंशियल सेक्शन है, और यहाँ से हमारी एडमिशन्स की शुरुआत होती है, राइट। सेक्शन 5 क्लियर है। अब सेक्शन 6 की अगर हम आगे बात करें, ये अगर आप देखिएगा तो ये देखिए कहता है कुछ सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है। तो सेक्शन 6 में हमें याद रखना है सेक्शन 5 सेम ट्रांजैक्शन की बात नहीं करता है। सेक्शन 5 आपको फैक्ट्स इन इशू रेलेवेंट फैक्ट्स बताता है, सेक्शन 6 आपसे फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है। अब जैसे ही हम वर्ड सेम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, इट शुड क्लिक इन आवर माइंड व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेम ट्रांजैक्शन इम्प्लाई। तो सेम ट्रांजैक्शन कहता है फैक्ट्स विच, जो कि फैक्ट्स इन इशू नहीं है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू सो दैट they are the part of the same transaction and hence they become relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places. Now in this particular section 6, in particular section 6, you will find that it is indirectly telling you that same transaction facts are relevant facts, and for these facts evidence may be given. So any actions that are part of the same transaction has been defined in section 6. How we will understand what is same transaction? We'll understand it through successive illustrations that we are going to read. Now evidence may be given. This is simple, all right. So section 6 फर्स्ट इंस्टेंस में आपको relevant facts और facts in issue के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है वो बताता है। relevant facts जो है वो प्राइमा फेसाई आपको इम्पॉर्टेंट नहीं समझ में आएंगे सिचुएशन को देख के, लेकिन किसी के पीछे का इंटेंशन अगर आपको प्रूव करना है कि वो ऐसा इंटेंशन था उसका, किसी की डेथ हुई, लेट्स अज्यूम किसी की डेथ हुई, तो डेथ
किस वजह से हुई, ये कैसा हो जाएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ. Now cause of death is not a fact in issue. The fact in issue would be that death has occurred. Death has occurred. Now you have to connect it with the action, and along with that you have to prove the intention. But if certain thing tells you that the person so and so who killed person B, A was a murderer, B was killed. Now whether A was available or was present at that spot when B had allegedly got that injury is a relevant fact, because if A is not there, you have a certain thing to prove that A is not there at the crime scene at that particular point of time. That becomes what? A relevant fact. A relevant fact. तो वो relevant fact अगर आप किसी चीज़ के फैक्ट्स इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करवा दो तो वो सारी चीज़ें रेलेवेंट हो जाती है. अगर आप कह दोगे कि ए वहाँ पे था नहीं, तो वो क्या प्रूव कर देगा? नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर देगा किसी भी एक्शन का, तो वो उसके लिए एविडेंसेस लिए जा सकते हैं. आर यू गेटिंग इट और नॉट? आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल टू टेल यू दैट सेम ट्रांजैक्शन वाला जो सेक्शन 6 है वो एंसिलरी है सेक्शन 5 के. इट्स नॉट पैरेलल, it's supporting. All right, so for same transaction facts we have studied that this is giving you the definition, that what are same transaction facts. Now it tells you that these sections are relevant, these area is relevant, which means again we will come to the point. If I ask you this particular question, I'll ask you one simple question, sir. One simple question. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्मेट में लिखूंगा, आप उसका आंसर मुझे बताइएगा. करेक्ट? मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने. Whether court will take evidences for all relevant facts, which are part of same transaction. Options are court may, B court shall, C court will not, D cannot decide. Now this is the question, whether court will take evidences for all relevant facts which are part of same transaction. So whether it is compulsory upon the court, the question is largely asking you कि जो same transaction के facts हैं उनके लिए court evidence ज़रूरी तरीके से लेगी, shall कभी कभी ले सकती है, may up to the discretion of the court, or court will never take. So you know that C is not correct. Here the correct answer is that the court may take evidences for relevant facts which are part of the same transaction. This is what I have been trying to explain you simply over here, that section 6 talks about same transaction facts are relevant, and section 5 tells you that same transaction facts के लिए evidence may be given. ठीक है, evidence may be given. आई होप ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कंप्लीट हो गया होगा. अभी देखिएगा आपको आगे जो है इस तरीके से आपको शॉर्ट हैंड नोट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, और ये जो शॉर्ट हैंड नोट्स हैं आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे. तो क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट फैक्ट्स हो सकती हैं, सेम ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि वो सेम टाइम एंड प्लेस पे हुए हों या डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस पे हुए हों. दे मे नॉट बी फैक्ट इन इशू बट कनेक्टेड विद फैक्ट्स इन इशू. सो दिस इज़, ये शॉर्ट हैंड नोट्स हैं आपके लिए, और उसके बाद इलस्ट्रेशन को अच्छे से प्रूव किया गया, एक्सप्लेन किया गया आपके सामने. तो हम पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करेंगे. अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी इंसाइटफुल डिटेल्ड लग रहा है
बस लॉ के साथ प्रॉब्लम यही है कि आपको इसको पेशेंटली रीड करना पड़ता है, और हम आपकी बेयर एक्ट रीडिंग में जो सबसे बोरिंग काम होता है उसमें मदद करेंगे। आप ऐसे ही हमारे शॉर्ट 20-20 मिनट्स के जो लेक्चर्स हैं उनको देखिए और अपना एविडेंस एक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए।